नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज व्यवस्था की श्रृंखला मेरे द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है और पहला अध्याय आपको 2 लेक्चर्स के रूप में प्रस्तुत भी किया जा चुका है, जिसमें हमने संविधान सभा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। आज हम संविधान के स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे कि संविधान में जो उपबंध दिए गए, जो प्रावधान दिए गए, वास्तविकता से वो लिए कहाँ से गए। संविधान की विभिन्न समितियों द्वारा संविधान की प्रारूप समिति को वह सारे उपबंध कहाँ से इकट्ठा करके दिए गए। तो इसमें 2 प्रकार के स्रोतों पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक तो आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। मुख्य रूप से बाह्य स्रोतों पर प्रश्न आते हैं। बाह्य स्रोतों से यहाँ तात्पर्य यह है कि किन किन देशों से कौन कौन से उपबंध लिए गए। जैसे प्रश्न में आता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से, किस उपराष्ट्रपति का पद जो है वह संविधान में किस देश की देन है, या संविधान संशोधन किस राष्ट्र से लिया गया। इस प्रकार के बहुत सारे उपबंध जो हैं आप यहाँ पे सब लिखा देखेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको बिंदुवार। तो ये कहाँ से लिए गए, तो ये सारे बाह्य स्रोतों में गिने जाते हैं। कुछ आंतरिक स्रोत भी हैं जिन पे भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ, वो भी काफ़ी प्रश्न आते हैं उससे। आंतरिक स्रोत का मतलब जब हम परतंत्र थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ राज करती थी, तो समय समय पे वो कुछ अधिनियम लाया करते थे, कुछ बिल प्रस्तुत किया करते थे संवैधानिक सुधारों से संबंधित। तो इन बिलों में एक भारत शासन अधिनियम 1935 का बिल था, जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के बिल से लगभग 2/3 पोर्शन, 2/3 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो अब हम चर्चा करते हैं उन उपबंधों के विषय में जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्य, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध। लोक सेवा आयोग जिसकी आप सब तैयारी करते हैं, लोक सेवा आयोग एक केंद्र का लोक सेवा आयोग और एक राज्य का लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट जो लिया गया, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपातकालीन उपबंध, हम आपातकालीन उपबंधों को 352, 356 और 360 में पढ़ते हैं। तो वो जो 352 में हम आपातकालीन उपबंध पढ़ते हैं, अनुच्छेद 352 में, वह आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ऐसे ही उठा के प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछता है कि आपातकालीन उपबंध किस स्थान से लिए गए, संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंध कहाँ की देन है। आपको दे देगा कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान या भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रकार से सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका है वह भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। राज्यपाल का कार्य, अब देखिए इसमें कुछ चीजें आपको बड़ा ही ट्विस्टिकल वे में याद रखनी है। जैसे कहीं से राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया, कहीं से राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया, कहीं से राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया। तो इसको आपको बहुत ट्विस्टिकल वे में याद रखना है, इसीलिए मैंने एक चार्ट को इसको बना दिया है। तो राज्यपाल के कार्य जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए, न्यायपालिका ली गई, लोक सेवा आयोग लिया गया और आपातकालीन उपबंध लिए गए, जिन पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम अनुच्छेद 352 पर आएंगे। तो ये वो प्रमुख बिंदु थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, जिसमें से ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध। अब हम आते हैं उस देश के संविधान पर जो देश उस वक्त हमारे देश में राज कर रहा था। इंग्लैंड का संविधान, यूके का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से जो सबसे मेन चीज ली गई, आप याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ब्रिटेन के संविधान से जो सबसे मुख्य चीज, सबसे मुख्य प्रावधान अपनाया गया, वो संसदीय कार्यप्रणाली को अपनाया गया। जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ शासन कर रहा था, ब्रिटेन ने सत्ता का हस्तांतरण किया। तो ब्रिटेन ने मजबूत व्यवस्था को देने के लिए जो संसदीय व्यवस्था थी, वो अपनी ही, भारत उस टाइम जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने कई सारे देशों के संविधानों पर चर्चा की और उन्होंने पाया कि ब्रिटेन का संविधान जो है, ब्रिटेन के संविधान में संसदीय व्यवस्था सबसे ठोस है।
तो भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन, जो संसदीय व्यवस्था थी, वो ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाई। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जैसा कि आप देखते हैं कि केंद्र में और राज्य में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती है, कुछ मंत्री बनाए जाते हैं, कुछ उप मंत्री होते हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य यहाँ यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है, कानून बनाने का उसे सर्वोच्च अधिकार है। हालांकि कुछ प्रावधानों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती भी दी जाती है और वो फेल भी करार दिए जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भी, यहाँ भी थोड़ा सा सतही यहाँ पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर संसद की और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ टकराती हैं, किन स्थितियों में कौन ऊपर है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर यह याद रखना है वन लाइनर के रूप में कि संसदीय शासन, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो कि संसद का ही हिस्सा है, और संसदीय विशेषाधिकार। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि संसद को कानून बनाने का विशेषाधिकार है, तो वो संसदीय विशेषाधिकार, ये तीन चीजें आपको कंबाइंड याद रखनी है। ये तो एक साथ आप याद रखें कि जो भी संसद से संबंधित स्थितियां हैं वो ब्रिटेन की देन है। दूसरा, आप एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली भी अच्छे से याद रखें। देखिए, एकल नागरिकता में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कुछ अमेरिका को लगा देते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, बहुत अच्छे से याद रखें। एक नागरिकता उनके राष्ट्र की होती है और दूसरी नागरिकता उस संबंधित प्रांत की होती है जिस प्रांत के निवासी होते हैं वहां के नागरिक। तो वहां दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारे राष्ट्र में एकल नागरिकता है, सिर्फ एक नागरिकता मिलती है यहाँ के नागरिक को। और ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। ये भी कई बार पूछा गया है। द्विसदनीय प्रणाली, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगर हम विधान मंडलों की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। तो इस प्रकार जो द्विसदनीय प्रणाली है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन, यानी हमारे यहाँ कानून का शासन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। गांव के एक छोटे से तबके से रहने वाला एक मजदूर आदमी विधि की नज़र में, कानून की नज़र में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बराबर है। कानून सबके लिए एक बराबर है और कानून का शासन है हमारे यहाँ। तो यह कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन के शासन से लिया गया। तो ये तीन एक साथ याद रखें और ये तीन एक साथ याद रखें। देखिए, टुकड़ों में याद करें, एक साथ याद करने से आप भ्रमित भी होंगे और यदि याद भी कर लेंगे तो उसके बाद कंफ्यूज होंगे और पूरी संभावना है कि आप जल्दी उसे भूल जाएं। तो संसद संबंधित तीन प्रावधान, संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये आप एक साथ याद रखें। और एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान की देन थी, इसे याद रखें। अब आते हैं हम अमेरिका के संविधान में। देखिए, जो मेन टारगेट हिट करा जाता है क्वेश्चंस का यहां से, वो ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान से आता है, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें ली गई। अमेरिका के संविधान में आते हैं। आप जैसे ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं राज्य व्यवस्था को, पहले आप संविधान सभा पढ़ते हैं, उसके बाद आप नागरिकता पढ़ते हैं। नागरिकता पढ़ने के बाद अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। फिर आप सीधे आते हैं मूल अधिकार पे। भाग 3 में, संविधान में 22 भागों में से तीसरे भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो आप मूल अधिकार पढ़ते हैं, वो मूल अधिकार अमेरिका की देन है, अमेरिका के संविधान की देन है। फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक बहुत विस्तार से पढ़ेंगे आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मूल अधिकार अमेरिका की देन है और प्रस्तावना का विचार, जो प्रियम्बल है, हमारी उद्देशिका है, उसका जो विचार रखा गया, यानी प्रस्तावना हमारे संविधान में होनी चाहिए, प्रस्तावना हमारे संविधान का एक हिस्सा होगी। यह विचार, इस प्रकार का विचार अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन मूवमेंट होता है। अगर वो यह पूछे कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। अगर प्रश्न यह आता है कि प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई, तो आपका उत्तर अमेरिका ना होके ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए, यहां लिखा भी होगा मैंने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो 3-4 चीजें ली गई हैं,
उसमें प्रस्तावना की भाषा भी है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से आप याद करें, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो मूल अधिकार और प्रस्तावना का विचार, ये दो चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई, और कुछ और चीजें ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता भी हूं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार विधायिका को और कार्यपालिका को है। तो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो भी संसद में कानून बनाया जाता है, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा संसद के पटलों पर जो भी कानून बनाया जाता है, उस कानून की समीक्षा करना और यह देखना कि क्या यह संवैधानिक रूप से पुष्ट है, क्या उसकी संवैधानिकता पुष्ट है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को एक अधिकार दिया है हमारे संविधान ने कि वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और अगर वह यह देखती है, यह पाती है, अगर उच्चतम न्यायालय यह पाता है कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक धरातल पर खरे नहीं उतरते, तो ऐसी दृष्टि में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही आपसे कहा कि कई ऐसे स्तर आते हैं संविधान में, आप पढ़ेंगे आगे, जहां पे संसद और उच्चतम न्यायालय में कुछ टकराव की स्थितियां आती हैं। वो तो जब आप गहराई में आगे जाएंगे तो सब बिंदुवार आप जानेंगे। यहां आपको मैंने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन एक शक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है कि वो संवैधानिक हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको पूरी पावर है कि वो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, आगे आते हैं उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्या है। न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जबकि न्यायपालिका हमारे यहां स्वतंत्र होगी, उस पर कोई ऊपरी सरकारी दबाव नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो महाभियोग का शब्द प्रयोग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए महाभियोग का शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के रूप में हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी ये दोनों ही मुख्य पद। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो ये दोनों मुख्य पदों पे बैठे महानुभावों को पदों से हटाने का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के बारे में जो आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे तो आप जानेंगे, आप में से बहुत से बच्चे जानते भी हैं। अनुच्छेद 61 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, कैसे महाभियोग लगेगा, कब कब लगेगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, यह दोनों प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। चलिए आगे आते हैं, कनाडा का संविधान। कनाडा भी अमेरिका के ऊपर है, आप मानचित्र में देखें अच्छे से। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और संघीय व्यवस्था। इसमें आप केंद्र राज्य संबंध बहुत अच्छे से याद रखें, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध आप भाग 11 में 12 में पढ़ेंगे। भाग 11 में आप केंद्र और राज्य के बीच, राज्य बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, केंद्र एक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन की स्थिति बनाने के लिए बहुत सारे संबंधों को विकसित किया गया है। विधायी संबंध हैं, प्रशासकीय संबंध हैं, वित्तीय संबंध हैं। ये दो अलग अलग भागों में तोड़े गए हैं। भाग 11 में विधायी और प्रशासकीय संबंध हैं, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंध हैं। तो ये सारा डिटेल आप वित्त आयोग वगैरह जो 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का वर्णन करता है, आप में से कई सारे बच्चे जानते भी हैं। ये सारा हम डिटेल जो है ये पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? भाग 11 और 12 में। आपको यहां यह याद रखना है कि केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए। केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आप सब जानते हैं एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है।
तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की राज्यों में नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया, यह याद रखें। और संघीय व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ली गई। चलिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें 3 ली गई वो आपके सामने मैंने यहां लिखी है। एक तो जैसा कि मैंने यहां आपको बताया था, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। एक संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में। आप आगे जाएंगे, जब आप लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं कुछ आपको आइडिया यहां पर देता हूं। संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है किसी भी मसले पर जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है और वहां बिल पास होने की स्थिति नहीं होती, तो राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार होता है संविधान में वर्णित एक पर्टिकुलर अनुच्छेद के तहत, और वह है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में लिख भी देता हूं एक रफ आइडिया के लिए। देखिए, अनुच्छेद 108 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय में मनमुटाव या किसी ऐसी स्थिति पर जहां पे बिल पास होने की स्थितियां नहीं हैं, एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। और अनुच्छेद 118 के तहत, इसे तो याद करना बड़ा आसान है, 108 के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, और 118 के तहत उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्पीकर उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संसद में किसी गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अब आइए समवर्ती सूची। यह समवर्ती सूची क्या है? ये सब आप बिंदुवार पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहां चूंकि ये शब्द आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपको कम से कम 1-1, 2-2 लाइन में हर चीज क्लियर करूं। समवर्ती सूची, संविधान में आप जानते हैं 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में पूरे संविधान को बांटा गया है। तो 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो वर्णित विषय हैं, अब कितने विषय हैं, कितने विषय पहले थे, बाद में कितने बढ़ा दिए गए, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए यहाँ पे बताना उचित नहीं है। वो तो बिंदुवार जब चर्चा आगे होगी अध्यायवार तो वहाँ बताया जाएगा आपको। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, उन विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उन विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में जैसे आपका विवाह है, विवाह विच्छेद है, शिक्षा है, एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, आपराधिक मामले, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। ये तो मैंने आपको 5-6 उदाहरण के लिए बताए। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आते भी हैं जब आप समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची पढ़ेंगे, डायरेक्ट इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ आपको यह याद रखना है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो 108 पे बुलाया जाता है और 118 पे उसकी बैठक होती है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार अमेरिका से। ये ऑस्ट्रेलिया के 3 आपको याद रखने हैं। आते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड में आपको जो सबसे मुख्य रूप से याद रखना है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। जैसा कि आपको मैंने बताया, मूल अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से, भाग 3 में है। ऐसे ही ठीक अगला भाग यानी कि भाग 4, संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन करता है। अब ये सरकार के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? सरकार के, या फिर सरकार के नहीं कहना चाहिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कुछ ऐसे कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कुछ ऐसे नीतियों के बारे में वर्णन किया गया है जो राज्य जब अपने विषय में कानून बनाएगा, अपनी जनता के लिए कानून बनाएगा, कोई लॉ पारित करेगा, तो उनको कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनाएगा। यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अपने द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों में शामिल करना और उनकी छाया दिखना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो यह भी आप आगे विस्तार में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब देखिए ऐसे आपको याद रखना है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया आयरलैंड से, जबकि राष्ट्रपति पे महाभियोग लिया गया अमेरिका से। निर्वाचन आयरलैंड, महाभियोग अमेरिका। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। आते हैं जर्मनी पे। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन के प्रारूप लिए गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है हम आपातकाल के विषय में पढ़ते हैं, और आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट था वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। तो आपातकाल का कॉन्सेप्ट या आपातकाल के प्रावधान जो थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में डाले गए। जबकि आपातकाल जब लगता है तो बहुत सारे मूल अधिकारों के स्थगन हो जाते हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 358 और 359 में है। विस्तार से बताऊंगा आगे आपको जब आपातकाल पढ़ाऊंगा। तो 358 और 359 का जो प्रावधान है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आपातकालों के स्थगन की बात की गई है, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहां मैंने आपको बहुत सारे देशों के संविधानों से क्या क्या चीजें ली गई ये बताने का प्रयास किया है। अभी एक दो देश और हैं, जैसे एक सोवियत संघ है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है। एक एक दो दो बिंदु इससे भी हैं लिखने के लिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वो भी नोट करा देता हूं। तो अब हम आते हैं सोवियत संघ पर। सोवियत संघ, सोवियत संघ से जो सबसे प्रमुख चीज ली गई वो मूल कर्तव्य लिए गए। जैसा कि आपने पढ़ा कि भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऐसे ही एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और उस भाग 4 का में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। तो उसके आधार पर मूल कर्तव्य हमारे में जोड़े गए। तो ये जो मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट था ये सोवियत संघ से लिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, मैं आपको बता दूं। प्रश्न इससे आते हैं और बच्चे कई बार गलत करके आते हैं। प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं आपने पढ़ा होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट था, यह परंपरा भी प्रस्तावना की सोवियत संघ से ली गई, ये भी याद रखें। ऐसे ही फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श लिए गए प्रस्तावना में। भाई प्रस्तावना में समानता के, बंधुत्वता के, स्वतंत्रता के आदर्श हैं काफ़ी। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ। तो ये सारा का सारा हिस्सा जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। और इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, ये लिया गया। तो मुख्य मैंने आपको लगभग सारा बताने का यहाँ प्रयास किया है। आप इसको सबको नोट डाउन करिए, अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज करिए और क्वेश्चन लगाइए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यह है, इसको पढ़ना तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चंस लगाना। कैसे क्वेश्चंस लगाना? ऑप्शनल क्वेश्चंस लगाना, जो आपको पीटीज में करने हैं। तो इसको रिवाइज करिए। बहुत जल्दी दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।